cooperation and consultation. Now, what is the difference between consultation and information? When there is a two-way exchange between the employer and the employees, we will call it consultation. Two-way audit. Okay? हाँ. How issues will be followed up? Followed up मतलब issues के पीछे जाना, मतलब issue को के पीछे तब तक जाना जब तक वो हल ना हो. प्रॉब्लम्स को चेज करना, प्रॉब्लम्स को तब तक चेज करना जब तक वो हल ना हो, इसको फॉलो अप कहते हैं हम. ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट. हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फोरम. इश्यूज दैट मे बी कंसिडर्ड. कौन कौन से इश्यूज है जो हम अपने जिसे हम तस्वर कर सकते हैं, जिसे हम मतलब कंसिडर कर सकते हैं. स्टडी ऑफ एक्सीडेंट डिजीज स्टैटिस्टिक. जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं और जितने भी डिजीजेस होते हैं साइट पे, वर्क प्लेस पे, उसकी जो आदाद शुमार है, तो उसकी स्टडी को, उसकी मतलब उसको पढ़ना, उसको ये एक इशू है, इसको हम कंसिडर करेंगे. इस पे हम मतलब ये एक इशू है, इसको हम इसके मतलब इस पर बात हो सकती है, इस पर बात हो सकती है. अच्छा, रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग. एक्टिव मॉनिटरिंग किसे कहते हैं? बिफोर द इंसिडेंट, बिफोर द एक्सीडेंट मॉनिटरिंग इज कॉल्ड एक्टिव मॉनिटरिंग. एक एक्टिव मॉनिटरिंग होता है, एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग. रिएक्टिव मॉनिटरिंग इज आफ्टर द एक्सीडेंट. एक्टिव मॉनिटरिंग इज बिफोर द एक्सीडेंट. बिफोर द एक्सीडेंट मॉनिटरिंग किसे कहते हैं? मॉनिटरिंग आप कारकर्दगी को चेक करना, मतलब आप उसकी देखभाल करना, किसी चीज को मॉनिटर करना, किसी चीज की देखभाल करना, किसी चीज को जांचना, देखभाल करना, उसे कहते हैं मॉनिटरिंग. निगरानी, किसी चीज की निगरानी करना, किसी चीज की निगरानी करना, उसे हम क्या कहेंगे? मॉनिटरिंग. अच्छा, तो निगरानी एक जो एक्सीडेंट से पहले होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव मॉनिटरिंग. और जो एक्सीडेंट के बाद होती है उसे क्या कहेंगे? रिएक्टिव मॉनिटरिंग. अच्छा, एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स. सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स जो है ना, इसकी जांच पड़ताल को हम क्या कहेंगे? ये भी एक इशू है, हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं. मतलब इस पे हम कंसल्ट कर सकते हैं. कंसल्टेशन और इंफॉर्मेशन में फर्क है. जो आप टीबीटी दे रहे हैं, टीबीटी, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं. वो वन वे ऑफ एक्सचेंज, वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज है. मतलब मैं अगर एम्प्लॉयर हूँ और आप वर्कर है, मैं आपको इधर एक मैसेज दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर कि आपने 10 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करना है, ये एक्टिविटी करनी है, तो मैं ये वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. और अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ, तब भी ये वन वे ऑफ इंफॉर्मेशन है. लेकिन अगर कोई इशू आ रहा है और मैं यहाँ आपके साथ बैठ के उस इशू पे बात कर रहा हूँ, कंसल्ट कर रहा हूँ, आपसे ओपिनियन मांग रहा हूँ, ठीक है, तो इसे हम कंसल्टेशन बोलते हैं. ये टू वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस. ठीक हो गया. अच्छा, रिव्यू ऑफ रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट. सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट की एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल करना, इसके बारे में हम कंसल्ट कर सकते हैं. अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एचईसी. एचईसी किसे कहते हैं? हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट. जो एचईसी डिपार्टमेंट है, उन्होंने जितने भी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर किए हैं वर्कर के साथ, तो उन पे भी हम कंसल्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ. ठीक हो गया. अच्छा, प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी. प्रोसीजर और पॉलिसी जितनी भी बनती है ना, उस पे हम ताकि एम्प्लॉयर से हम मदद ले सके, इसलिए एम्प्लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं इस पे. अच्छा, मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग जो हम लेते हैं या प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, तो उसकी अफादियत, इफेक्टिवनेस, अफादियत को कहते हैं, उसको मॉनिटर करना, उसकी कारकर्दगी को देखना, इस पे भी हम कंसल्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. ट्रेनिंग. व्हाट इज ट्रेनिंग? HEC training. What are HEC training? HEC training are well planned and formal processes of acquiring and practicing knowledge and skills in a relatively safe environment. HEC knowledge को शेयर करना और नॉलेज को शेयर करना और प्रैक्टिस करना, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेनिंग. HEC फील्ड में HEC नॉलेज को वर्कर्स के साथ शेयर करना और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेनिंग्स. HEC ट्रेनिंग्स. अच्छा, ट्रेनिंग हैज अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर. विदाउट ट्रेनिंग वर्कर्स ट्राई टू डू देयर जॉब बाय कॉपिंग अदर डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज बेस्ट. अच्छा, अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे वर्कर्स को,
तो वो फिर किस तरह काम करेंगे, वो एक दूसरे को कॉपी करेंगे। ऑब्वियसली हम आपने ट्रेनिंग ही नहीं दिया तो वो एक दूसरे को कॉपी करेंगे। अच्छा, डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज बेस्ट, वो खुद से एक तरीका ढूंढेंगे, उस तरीके पे वो उस काम को करेंगे, उस जॉब को सर अंजाम देंगे। तो आपने क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, ट्रेनिंग हेल्प वर्कर टू अंडरस्टैंड हैजर्ड एंड रिस्क। ट्रेनिंग से हमें वर्कर्स को क्या फायदा मिलता है? टू अंडरस्टैंड हैजर्ड एंड रिस्क। हैजर्ड और रिस्क मैंने आपको डिफाइन किया कि व्हाट इज हैजर्ड एंड व्हाट इज रिस्क। हैजर्ड और रिस्क को समझने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि नहीं? अच्छा, रूल्स एंड प्रिकॉशंस, रूल्स, सेफ्टी रूल्स और प्रिकॉशंस, जो कंट्रोल मेजर हम लेते हैं, उसको समझने के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स है? जब साइड पे कोई हादसा होता है तब इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं, वर्कर्स को रिस्क्यू करना पड़ता है, तो वो उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, हु टू कंटेक्ट विद कंसर्न। अच्छा, ये बात है कि जिस बंदे के साथ आपका काम है, वर्कर का या मिड मैनेजमेंट का या टॉप मैनेजमेंट का, कंसर्न बंदे के पास जिसके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपको उसके पास जाना है, ना कि आपने किसी दूसरे बंदे के साथ कंसल्ट करना है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हर जॉब के लिए कंपनी में अलग पर्सन होता है, तो उसके साथ आप कंसल्ट करेंगे, ना कि आप अपना कंसर्न किसी दूसरे के साथ शेयर कर लें। ओके। अच्छा, तो इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग लेना जरूरी है और ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। ट्रेनिंग देना और टॉप मैनेजमेंट और मिड मैनेजमेंट का काम है। ट्रेनिंग लेना किसका काम है? लो मैनेजमेंट का। लो मैनेजमेंट में कौन आते हैं? वर्कर्स। अच्छा, पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ये भी है कि वर्कर्स को इस बात की समझ आ जाए कि अपने आप को किस तरह नुकसान से बचाना है। ये नहीं है कि सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर आपको नुकसान से बचाएगा, ये भी नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट आपको नुकसान से बचा। चेंज, अगर प्रोसेस चेंज हो गया, न्यू हैजर्ड न्यू वे ऑफ वर्किंग, अगर काम करने का प्रोसेस अमल तब्दील हो गया, तो फिर क्या करेंगे? हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि काम करने से काम का अमल तब्दील हो गया, प्रोसेस तब्दील हो गया, तो नए हैजर्ड आ गए, तो इसी वजह से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम द न्यू हैजर्ड in the new process. So that's why we will provide training to the workers. Understand? Okay. New technology. जब कंपनी में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे एक क्रेन आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी वाला क्रेन आ गया, तो क्रेन उसके साथ हैजर्ड्स भी होंगे, उसके साथ प्रोसेसेस भी होंगे, तो तब वर्कर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। या अगर कंपनी में एंट्री और एग्जिट के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस लग गया, तो बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं है कि बस आपने डिवाइस लगा लिया और वर्कर खुद आएंगे और उस पर नहीं, आपको प्रॉपर वर्कर को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस डिवाइस को कैसे यूज करेंगे। या आपने वर्कर्स को मोबाइल फोन प्रोवाइड कर दिया या वॉकी टॉकी प्रोवाइड कर दिया फॉर कम्युनिकेशन, न्यू डिवाइस आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसमें आप वर्कर को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। अच्छा, न्यू लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? लेजिस्लेशन कहते हैं कवानीन, कवानीन, लेजिस्लेशन। अगर नए कवानीन नाफिज हो गए, तो फिर भी आप वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहां तक आपको समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद हम मजीद टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हो गया? 5। अभी हमारे पास टाइम है। हाँ, वी हैव टू कंटिन्यू टू टिल 5:30, 5:30। तो तब तक हम ये चैप्टर कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म करें। 5, अभी 5:31 है। अच्छा, तो मजीद हम 10 मिनट्स कंटिन्यू करते हैं, 10 मिनट्स के बाद हम फिनिश कर देंगे। ओके। अच्छा, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। इंडक्शन ट्रेनिंग में हम करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंडक्शन के ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स। इमरजेंसी प्रोसीजर्स किसे कहते हैं? जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम वर्कर्स को रिस्क्यू करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी साइट पे आग लग गई, तो उसी सूरत में आपने वर्कर्स को कैसे रिस्क्यू करना होता है, उसके लिए एक प्लान बनना पड़ता है, बनाते हैं हम, तो उसे कहते हैं इमरजेंसी रिस्क्यू प्लान, और वो इसे इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में प्रोवाइड करना पड़ता है।
वर्कर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जब वर्कर मामूली सा जख्मी होता है, साइड पे कोई इंजर्ड होता है मामूली सा, तो उसके लिए फिर फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, अच्छा, स्पेसिफिक साइट हैजर्ड एंड कंट्रोल, स्पेसिफिक खास हैजर्ड जो जिससे वर्कर को नुकसान पहुंचता है और उसका कंट्रोल मेजर, इसके बारे में आपको वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, वेलफेयर फैसिलिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज किसे कहते हैं? वेलफेयर फैसिलिटीज उसे कहते हैं जब साइट पे, वेलफेयर फैसिलिटीज किसे कहते हैं? एम्प्लॉयर साइट पे वर्कर्स को फैसिलिटेट करता है, वर्कर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो उन फैसिलिटीज को के बारे में, उनको यूज करना, कैसे यूज करना है, उसके बारे में आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सारा कुछ ट्रेनिंग में आता है। देख ले, इंडक्शन ट्रेनिंग में एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग ये अलग एक क्लास है, इस पे हम अलग एक क्लास लेंगे। इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, हाउ टू रिपोर्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। अच्छा, इसके बारे में भी वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इंडक्शन ट्रेनिंग में। अच्छा, क्योंकि वर्कर न्यू है तो ये सारा कुछ उसको देना पड़ेगा। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अरेंजमेंट्स, कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स, सेफ्टी रूल्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप जानते हैं पीपीई किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बारे में भी आपको वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे, हाउ टू यूज, हाउ टू वेयर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, तो उसके बारे में वर्कर को आपने ट्रेन करना है। अच्छा, सेफ वर्किंग एंड परमिट्स। अच्छा, सेफ वर्किंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? वर्क परमिट्स। तो वर्क परमिट्स और सेफ वर्किंग के लिए आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अच्छा, रिस्क असेसमेंट्स, रिस्क असेसमेंट के लिए भी आपको वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हैजर्ड्स एंड risks and provide control measures for the associated hazards and risk। किसी काम, किसी एक्टिविटी में आपने हैजर्ड को पॉइंट आउट करना है, फिर उसके लिए हैजर्ड और उससे जो नुकसान पहुंचता है, एसोसिएटेड रिस्क, तो उसके लिए आप जो कंट्रोल मेजर्स या एक्शंस लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट। तो ये आगे इसमें आता है चैप्टर में, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, risk assessment is the most important thing because it's a separate unit। ये सारा जो हम पढ़ते हैं ये IG1 में आता है, जो पेपर है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। निबोच के 3 असेसमेंट है। फर्स्ट असेसमेंट जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। उसमें आता है ये सारे जो हम निबोच के 4 चैप्टर्स पढ़ते हैं, 4 लेक्चर्स, एलिमेंट्स, ये सारा IG1 है। और रिस्क असेसमेंट निबोच का प्रैक्टिकल जो सेकंड असेसमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट। ये रिपोर्ट एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट होती है, तो ये हम प्रोवाइड करेंगे कंपनी को, निबोच को। किसी कंपनी में जाके हमने कंप्रिहेंसिव 3000 वर्ड्स कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। उसमें हमें एटलीस्ट 10 to 12 हैजर्ड पॉइंट आउट करने पड़ते हैं, और उसके लिए एग्जिस्टिंग कंट्रोल और फिर उसके लिए न्यू मेजर्स, यानी कि नए करेक्टिव मेजर्स और पुराने, ये सारा कुछ आता है रिस्क असेसमेंट में। तो रिस्क असेसमेंट IG2 का सेकंड पेपर है, यानी कि प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल असेसमेंट है निबोच का। निबोच में 3 टाइप ऑफ असेसमेंट है। IG1 जिसमें हम राइट करते हैं पेपर को, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड IG2 रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के निबोच को सेंड करते हैं। और थर्ड असेसमेंट फाइनल इंटरव्यू, वो वर्बल कम्युनिकेशन है या वर्बल इंटरव्यू है या ऑनलाइन इंटरव्यू है। ये 3 टाइप ऑफ असेसमेंट आपको निबोच में देने पड़ेंगे। जब आप निबोच का एग्जाम देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको IG1 क्लियर देना पड़ेगा, वो 24 आवर में आपने क्लियर मतलब देना होगा, सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, हर वर्क की कौन कौन सी जिम्मेदारियां है या हर वर्कर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां है, इसको जानने के लिए आपको वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अच्छा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, कंपनी में नज्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सारा कुछ आगे हम जाके पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, दैट्स इनफ, आई थिंक एलिमेंट 3.2 एंड हो गया, फिनिश हो गया। तो इसमें आज हमने तकरीबन बहुत सी चीज़ें पढ़ी और बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन आपको मिली, लेकिन ये है कि ये जस्ट क्लास के लिए आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप घर में जाके ये स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें फिर आपसे क्वेश्चंस करूंगा।
फिर हम प्रोसीड करेंगे एलिमेंट 3.2 में, 3.3 में जो है ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। और अगले लेक्चर में हम एलिमेंट 3.3 और 3.4 इसको हम फिनिश करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह क्योंकि ये आगे बहुत सारा 4 लेक्चर भी बहुत बड़ा लेक्चर है और उसके बाद रिपीट भी करना है एलिमेंट 1 2, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं तो उनको नहीं पता कि कैसे मतलब एलिमेंट 1 में क्या है, एलिमेंट 2 में क्या है, तो ये हम रिपीट भी करेंगे। अच्छा, एलिमेंट 3.2 में किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जलाल, यस जलाल, यस, एनी क्वेश्चन you have any question, anybody question, any question?